अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी मेज़बान फराह औरंगज़ेब। उम्मीद करते हैं कि जो सुबह है वो अच्छी सी गुजर रही होगी और इन्जॉय कर रहे होंगे। मौसम में जो चेंजिंग दिन ब दिन आती जा रही है, कभी गर्मी कभी अच्छा मौसम हो रहा है, तो इन्जॉय कर रहे होंगे चाय के साथ। आज हमारी चाय थोड़ी लेट हो गई है। चाय तो लेट हो गई, लेकिन उसका कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि सुबह सुबह जो कॉफ़ी पीकर आए ना वो बिल्कुल यंग रहते हैं। वो यंग रहने के साथ साथ तरोताज़ा रहते हैं। तो सुबह का जो आगाज़ है ना वो कॉफ़ी के साथ तो हो गया, लेकिन जो निसार भाई की लेकिन आपकी आज चाय है हमारी ना, चाय निसार भाई अगर थोड़ा वो लेट हो गए। लेट हो जाए ना फिर बड़ा मसला होता है। लेकिन सिलसिला है कि हम आगे इसको बढ़ाएंगे और सबसे पहली जो स्टोरी उसके ऊपर आ जाते हैं। और पहली स्टोरी हमारी है वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। सऊदी अरब का ये अहम दौरा है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा भी करेंगे, ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा रवाना हुए हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरों के दौरान दोनों ममालिक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन के साथ इलाकाई अमन और सलामती पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की का भी दौरा करेंगे, जहां शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। क्या बात है। और अहम मुलाकातों के मामला सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा था कि जी एक अहम मामला सामने आ रहा था, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ख़ास करके जो है वो अब दौरे भी होंगे, मुलाकातों के सिलसिले भी होंगे, पाकिस्तान से बैठ के सारे फैसले भी होंगे, पूरी दुनिया के फैसले हो रहे होंगे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ता हमने देखा कि किस तरीके से सिफारती माहौल बना रहा, और ये भी उसी की कड़ी कि सऊदी अरब जो है वो वज़ीर आज़म जा रहे हैं और इस वक्त तो वो पहुँच भी चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जी वज़ीर आज़म 18 जो बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का ये एक दौरा है 3 दिन का, लेकिन इसमें बड़े बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं। खास करके हम देख रहे हैं कि जी स्टेक्स के हवाले से बात होगी, लेकिन डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके साथ साथ भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का भी दौरा करेंगे। तो मज़ीद ये 2 दौरे हो जाएंगे, एक दौरा सऊदी अरब का है, फिर एक जो है वो तुर्किया का है। तो बड़ी एक अच्छे हम देख रहे हैं कि सिफारती मामला सामने आ रहे हैं, जहां पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक के साथ जो बरादराना ताल्लुकात हैं मज़ीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमने ये भी देखा कि जी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इंडिया भी दिया गया है कि भाई दोबारा से जो सेकंड दौर शुरू होगा मुज़ाकरात का, और खवी इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में होंगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी हम कहेंगे, और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी तशरीफ ले आएं। और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी एक शर्त सामने आई कि अगर ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी यही कोशिश है कि वो भी इस दफ़ा जो मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होगा कि ईरानी सदर भी इसमें शिरकत करें, और हो सकता है कि अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वो भी शिरकत करें। तो इस बार जो है वो मुकम्मल जंगबंदी की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि जिस तरीके से वो खुद भी अब कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो भी आ जाए, उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी जिस तरीके से वो ईरान के सदर के हवाले से कह रहे हैं कि जी वो भी अगर आ जाए, इसका मतलब कोई बड़ी जो है वो समझने की पेशरफ सामने आ सकती है। और ये वो सूरत हाल है जिसमें पहले हमने देखा कि जेडी वेंस जो कि पाकिस्तान आए, और ख़ास करके हमने देखा कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम ने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल तो किया, लेकिन इसके साथ साथ हर जगह मीम वर्ल्ड पे छा गए थे। हाँ, ये बात है। सोशल मीडिया पे जो है ना पाकिस्तानी फिर बहुत आगे नजर आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और दूसरी स्टोरी जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टोरी जो है वो खास करके बताई जा रही है लोड शेडिंग के हवाले से। चूँकि हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। 8 बजे जो है हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद करने का ऑर्डर है, 10 बजे दूध की दुकानें बंद हो रही हैं, बेकरीज बंद हो रही हैं, 12 बजे शादी हॉल्स बंद हो रहे हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन है। और इसी सिचुएशन में हम देखें कि एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए 2 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया गया है। अच्छा, कराची में भी कल हम ने हमारी नज़र से गुजरा कि कराची में भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में 2.25 घंटे यानी कि पीक आवर्स के दौरान 2.25
घंटे की लोड शेडिंग होगी और गर्मी स्टार्ट हो रही है अब मुख्तार, तो थोड़ी सी मुश्किलात जो है ना वो हमारे लिए बढ़ भी जाएंगी। लेकिन खबर सामने ये आ रही है लाहौर एलानिया जो लोड शेडिंग है ना, मैं उसके पे थोड़ी सी बात करूंगा कि 2 घंटे की जो एलानिया लोड शेडिंग है, 2.25 घंटे की, ये तो एलानिया है। जो आप गैर इस एलानिया उसका गैर क्या एलानिया होगा तो उससे क्या हल उससे होगा। क्या, और कराची में तो वैसे ही आप देखें कि हीट स्ट्रोक पूरा दिन, अब 2 दिन से हम देख रहे हैं कि गर्मी में हीट इजाफा स्ट्रोक वाले होता जा रहा है। मामलात हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये मौसम अच्छा नहीं हुआ तो आपको लगता है कि 2 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसमें अवाम, मुझे तो लगता है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कराची में जिस तरह से ट्रैफिक के भी जो मामलात रहते हैं या जो के मामलात रहते हैं, जिस तरह की आबो हवा, तो गर्मी में मजीद इजाफा हो जाएगा, ज़ाहिर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के तमाम डिस्कोस में बिजली की सूरत हाल अबतर हो गई हैं और बिजली का औसत शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से भी बढ़ गया है। जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है और लेस्को में शॉर्टफॉल 1,000 मेगावाट से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि ज़राए NTDC के मुताबिक RLNG, हाइड्रो और ऑयल की किल्लत के बाइस ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जानबूझकर लोड शेडिंग का शेड्यूल ना देना गैर एलानिया बंदिश का बाइस बन रहा है। ज़राए ने मजीद ये भी बताया है कि जी 6 घंटे लोड शेडिंग जारी है और ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहने का भी इम्कान है। ये वो तमाम मामलात हैं जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग 6 घंटे बताई जा रही है और 2 घंटे की लोड शेडिंग हुकूमत की जानिब से है। तो सोचिए 8 घंटे मुसलसल हम देख रहे हैं कि जी अगर कहीं पे आप देख रहे हैं कि जिंदगी गुजारने का तर्ज जो अमल है वही मुतासर हो जाएगा तो जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी। और 8 घंटे और स्पेशली मैंने ये नोट किया चीजें, जी बिल्कुल, अक्सर जो है ना हमने ये नोट किया कि रात में जो दौरानिया है ना लोड शेडिंग का वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि दिन को इंसान थका हारा घर जाएगा, अपने काम वाम से फ्री होके जब आराम करने की बारी आएगी, जब आप घर पहुंचेंगे तो लाइट ही नहीं होगी, पंखा नहीं चल सकता, AC नहीं चल सकता। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात हैं। लेकिन इसके लिए आपको अल्टरनेट जो है ना वो रखना पड़ेगा अपने पास, कोशिश करनी पड़ेगी कि सोलर या इस तरह के ऊपर भी चले जाएं तो उसमें मीटरिंग के इश्यूज आ जाते हैं। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जी रेट्स जो है वो हाई कर दी गए। लेकिन ऐसे में दूसरी जानिब एक और अहम कदम उठाया जा रहा है, इंश्योरेंस के मामला सामने आ रहे हैं। हमने ये तो देखा था कि जी इंसानों के इंश्योरेंस होते हैं लेकिन अब जानवरों के भी इंश्योरेंस किए जाएंगे और इसके लिए खबर बताई जा रही है कि पाकिस्तान में पहली बार लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान WWF पाकिस्तान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के ताउन से लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का आगाज गलियात से किया गया है, जबकि मंसूबे की निगरानी के लिए पहले जानवरों की टैगिंग की जाएगी। अच्छा बड़ा एक मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इस तरह के कोई मामलात हैं, अब जानवर, अब देखा जाए तो जानवरों की टैगिंग की जाएगी का ई टैगिंग सिस्टम कोई ना कोई होगा। जैसे हम देखते हैं कि जी खास करके गाड़ियों की टैगिंग होती है, एम टैगिंग सिस्टम होता है। इसी तरीके से अब इंसानों की बात करें तो नादरा के अपने असली NICs होते हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस चलाने के लिए नहीं लगता कि बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए होगा, एक बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। अब हर जानवर की आइडेंटिफिकेशन भी होगी, उसमें उनका टैगिंग, ई टैगिंग लगा हुआ होगा जिससे पता चल रहा होगा भाई ये जानवर इसका है और ये इतने सालों से और इसका इंश्योरेंस इतनी है। तो ये भी एक मुझे लगता है कि नुकसानदेह हो सकती है। ऐसा ही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, WWF के तर्जुमान ने बताया कि स्कीम का मकसद तेंदुओं के हमलों में मवेशी गंवाने वाले किसानों को माली मुआवजा देना है और किसानों को माली मुआवजा देकर जंगली हयात के खिलाफ इंतजामी कार्रवाइयों को रोका जाएगा। तर्जुमान WWF पाकिस्तान का मजीद ये भी कहना था कि सिर्फ पंजाब में 2023 के दौरान लाइव स्टॉक और तेंदुओं पर हमलों के 499 वाकयात हुए हैं और 2015 से 2023 के दौरान इंतजामी कार्रवाई के तौर पर 6 बर्फानी तेंदुए मारे गए हैं। जबकि इंश्योरेंस मॉडल पहाड़ी इलाकों के गरीब बरादरियों के माल का जो नुकसान है ना उसका अजाला करेगा। क्या बात है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें चलें अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के लिए तो हम देखते हैं कि रेबीज की वैक्सीन तक मौजूद नहीं होती अस्पतालों में। जहां हम ये देख रहे हैं कि जी इंश्योरेंस की बात आ रही है कि जी तेंदुए जो है वो जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जी उनकी इंश्योरेंस की जा रही है। तो मेरे ख्याल से तो हम हुकूमत को यही कहेंगे कि कोशिश पहले करें कि इंसानों की इंश्योरेंस करें, कि अल्लाह ना करे कि कोई कुत्ता काट लेता है या किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस तरीके के रोड बने हुए होते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि रोडों पे कुत्ते घूम रहे होते हैं और वो स्ट्रॉ जो डॉग्स होते हैं वो अभी भी
अभी गुज़िश्ता 2 दिन कबल हमने एक स्टोरी देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि तकरीबन 15,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में लोग रेबीज़ का शिकार हुए हैं, जिसकी वैक्सीन भी नहीं मिल रही थी। तो भाई पहले इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। या तो मुझे लगता है कि हुकूमत इसलिए जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस मामले को देख रही है कि शायद इसके अंदर इनकम जनरेट होने का मामला ज़्यादा, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो है एक इदारा बना दिया जाता है, जैसे स्ट्रे डॉग्स की आप बात कर रहे हैं या उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से कहीं पर भी जो है ना, कराची के सबसे बड़े अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वैक्सीनेशन अक्सर अवेलेबल नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है और आप जानवरों की इंश्योरेंस के लिए निकल पड़े तो पहले इंसानों की इंश्योरेंस कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। या इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी बना दे जिसमें हुकूमत की जानिब से हर शख्स का इंश्योरेंस की इंश्योर्ड किया हुआ हो, ताकि कल को अगर अल्लाह ना करे कोई किसी का कोई जानी माली नुकसान होता है तो भाई उसका अजाला किया जा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये है कि भाई सबसे तो पहले अफसोसनाक बात ये थी कि हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या रुनुमा हुआ था जिसमें नाज़ाबाद के बताया जा रहा था, जहाँ ट्रैफिक हादसे में 2 बहनों की जाँ बहक होने का मामला सामने आया था। लेकिन ये तो एक स्टोरी थी, लेकिन इसमें जो अब इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो जो सड़क थी उस सड़क को विदिन 24 आवर्स जो है बना दिया गया है। मतलब हम वो कहते हैं ना कि जी हम वो कौम है जिसे हादसात का इंतजार रहता है, हादसा हो जाता है फिर हमें ख्याल आता है कि अच्छा हमें कुछ कर लेना चाहिए। और ये अभी का वतीरा नहीं, बहुत पुराना हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत का वतीरा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल जहाँ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रातों रात पैचेस लगा दिए ना, जितने भी रोड पे खड्डे थे या जो भी, कल को उनके बात आ सकती है तो उन्होंने फौरन से उसको पैचेस लगा के बाइक पे अगर दोनों जो बहनें हैं वो सवार होकर गई भी, वो गिर गई खुद से, खुद साख्ता गिरी है। लेकिन इसमें देखा जाए तो गलती रोड ही नहीं है तो जाहिर है फिर तो हालात ऐसे ही, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं ना रोड हैं, तो फिर तो ऐसे मामला सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में ये बताया जा रहा है इलाका मकीनों के घरों में ख़ास करके बताया कि जी गैस नहीं आ रही है और खाना ना पकने की वजह से बहन भाई खाना खाने पर बाहर थे। अच्छा जी, ये भी बताया जा रहा है कि इलाका मकीनों ने बताया कि नाज़ाबाद से साइड जाने वाले रोड पर सीवरेज की वजह से सड़क पर गड़ा पड़ गया था। वापस आते हुए रात को अंधेरी की वजह से बच्चों की मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल और इस पर सवार नौजवान उल्टे हाथ पर, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों बहनें सीधे हाथ पर गिरी और हैवी व्हीकल के पिछले पहियों के नीचे आकर मौके पर जाँ बहक हो गई। बहुत अफसोसनाक खबर है और बहुत अफसोस होता है इस तरह के मामलात बताते हुए भी बहैसियत सहाफ़ी या बहैसियत एंकर्स, जब हम इस तरह की खबर पढ़ भी रहे होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि हम उस मकाम पर आ गए हैं कि हम अभी एक जानिब हम जानवरों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप खबर देख लें कि जी इंसानों की सेफ्टी के लिए तो कोई काम किया ही नहीं जा रहा। हमारे रोड ही नहीं बने हुए हैं, हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स का कोई निज़ाम नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। जब तक ये तमाम चीजें सही नहीं होंगी तो क्या हम कबल भी आपको याद होगा मुख्तार, इससे कबल भी रमजानों में अभी हादसा गटर का ढक्कन भी, उसके अलावा जो 2 भाई रोड हादसे का शिकार हुए थे जिसमें उनकी जान चली गई थी। तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही बात की जाती है कि जी सब अच्छा चल रहा है। पेरिस से कराची को जो है ना वो कंपेयर करने की कोशिश की जाती है कि कराची अब पेरिस बन चुका है, तो ऐसा नहीं है। कराची में अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रोड ऐसे हैं कि आप वहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकते हैं, गाड़ी लेना लेके चलना तो दूर की बात। एक फार्मूला बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि नाज़ाबाद नंबर 1 में गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में 2 बहनों की हलाकत के बाद इंतजामिया ने रातों रात गड्ढा बंद करके सड़क भी तामीर कर दी। तो अब ऐसा करना चाहिए कि शहर कराची की हर सड़क पे कोई अगर अल्लाह न करे हादसा हो जाता है तो शायद कोई जान जाएगी तो ही वो रोड बनेगा, ख्याल आएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो अब इकदाम किए जा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जी पहले पछता लें उसके बाद फिर काम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो सूरत हाल हमें नजर आ रही है। इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया गया कि जो वहाँ पे जितने भी रोड्स हैं, जितनी भी सर्विस रोड्स हैं, गलियां हैं, वहाँ सब जो है ना हर जगह पे गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि इंतजामिया बिल्कुल मंजर से गायब है और आए दिन इस तरह के हादसा होते ही रहते हैं। तो अब क्या ही कह सकते हैं हम कुछ हम कह तो सकते हैं, लेकिन बात है कि अमल करने वाले लोग होने चाहिए। आप दूसरे जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो शिकायती सेल बनाया गया है हम देख रहे हैं खास करके वज़ीर आला सिंध की जानिब से, लेकिन वहाँ शिकायतें तो इंदराज हो रही हैं। इंदराज का मैटर नहीं है कि जी कितनी शिकायतें इंदराज हो रही, कितनी शिकायतें हल हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वो शिकायतें हल होती तो इस तरह के हादसा रोडोमा नहीं होते। क्या कहते हैं, ऐसा ही है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें सुबह सुबह हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। नाज़िमाबाद के अफसोसनाक स्टोरी के बाद अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट स्टोरी हमसे जो शेयर करेंगे वो मुख्तार अहमद करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी बताया जा रहा है खास करके सऊदी हुकूमत की जानिब से हज के लिए इजाज़तनामा हासिल करने की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया। हम ये देखते हैं कि जी पूरा साल एक नया फॉर्मेट तैयार किया जाता है, पाबंदियाँ होती हैं, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हम देखें कि वो रूल्स और रेगुलेशन जो है उसकी जो वायलेंस जो लोग कर रहे होते हैं उनको सजाएं नहीं दी जाती। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि उन पर पेनल्टीज भी लगेंगी, उनको सजाएं भी होंगी, क्योंकि इस तरीके से माहौल ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सुधारने के लिए ये इक़दाम किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक बगैर इजाज़त हज करने या हज की कोशिश पर 20,000 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि जबकि गैर कानूनी हिजाब को पनाह या मदद करने वालों पर 1 लाख रियाल तक का भी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि मनासिक के हज के लिए या उम्रे के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इजाज़तनामे इनके पास नहीं होते, या वहीं के जो रिहायशी होते हैं वो लोग होते हैं जो कि हज और उम्रा करने ऐसे ही पहुंच जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि सीज़न है, इस सीज़न में उम्रा और हज के जो मामलात हैं वो पीक पर हैं, तो वो इजाज़तनामा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि पाबंदी 1 ज़िलक़अदा से 14 ज़िलहज तक नाफिज रहेगी। इसके अलावा विजिट वीज़े वालों को मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात तक पहुँचाने वालों पर भी जुर्माना होगा। अब ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जो जुर्माने हैं भारी भरकम ये देने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं जिस पर सऊदी हुकूमत का हम देख रहे हैं कि कड़ी नज़र है, और वो ये बता रहे हैं कि जी अगर इस तरह के मामला सामने आएंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा, और ख़ास करके उन पर जो सज़ाएँ हैं या सज़ाएँ जो बताई जा रही पेनल्टीज़ ही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पेनल्टी है कि 20,000 रियाल की बात कर लें या हम 1 लाख रियाल की बात कर लें तो ये एक बड़ी सज़ा है। यहाँ पे ये भी साथ ही साथ बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो हज करने की कोशिश करेगा उसको मुल्क बदर भी किया जाएगा, और साथ ही साथ 10 साल सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जबकि ईरान में मनाब इसी मतलब 10 साल की पाबंदी, यानी कि आप ना उसके बाद उम्रा भी नहीं कर सकेंगे, आप हज भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल यही मामला सामने आ रहे हैं और उनके ऊपर बिल्कुल ऐसे सही है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी जब हज और उम्रे के मामला सामने आ रहे होते हैं, हज के दौरान भी हुज्जाज किराम चले जो दूसरे मुल्कों से आते हैं उनका तो समझ आता है कि उनको शायद कभी कुछ रूल्स का नहीं पता होता, लेकिन वहाँ पे खुद रहने वाले लोग जो जिनको तमाम चीज़ों से आगाही है, लेकिन अगर वो भी फिर ऐसा करेंगे तो फिर तो मामला ख़राब होगा। और ऐसे में बहुत अच्छा इक़दाम किया जा रहा है सऊदी हुकूमत की जानिब से, जो कि ख़ास करके कानून की बालादस्ती के लिए वो जुर्माने लगा रहे हैं। जहाँ 10,000 रियाल की बात हो रही है, 1 लाख रियाल की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से जो मुंतज़मीन हैं जो इंतज़ाम करते हुए दिखाई देते हैं हज और उम्रे के लिए, तो भाई वो भी मुतनब्बी हो जाएंगे कि जो जा रहा है उसको किस तरह ट्रेन करके भेजना है। तो हमारे यहाँ ना अवेयरनेस भी नहीं होती इन तमाम चीज़ों पे, लोगों को भेज दिया जाता है, ये नहीं पता होता कि जी उनको किस हदूद में रह के काम करना है। तो भाई एक अच्छा इक़दाम है, और बल्कि हम कहेंगे कि पूरे दुनिया से जो मुसलमान आ रहे हैं उन सब के लिए बैरियर्स होने चाहिए, ताकि वो एक दायरे कार में रहते हुए अपने तमाम मामलात को अहम फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं, तो कोशिश यही करें कि सही तरीके से अपना फरीज़ा अदा कर लें कि आगे भी पकड़ ना हो और यहाँ पर भी जो है ना लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और नेक्स्ट स्टोरी हमारी जो है वो ईरान से मुतालिक है। चूँकि अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे खास करके ईरान पे होने वाले हमलों के हवाले से, जहां मनाब में बच्चों के स्कूल पर अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। ये हमला बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को किया गया था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खालिबाफ ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आमद पर शहीद बच्चियों की तस्वीर उनके जो बस्ते हैं जहाज़ के नशिश पर रखे थे, और सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि ये मेरे अहबाब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही साथ वो पिक्चर्स आप लोगों ने भी शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, सोशल मीडिया पे वो काफ़ी वायरल भी रही। उन तस्वीर में जो एयरपोर्ट की सीट्स थी उन पर उन बच्चियों के स्कूल बैग्स थे, साथ में उनकी वो तस्वीरें थी, उसके साथ उन्होंने एक सफ़ेद गुलाब रखा हुआ था। ये तमाम चीज़ें करने का मकसद जो था ना वो ये था खास करके कि भाई वो ये बता सकें कि हम कितने करीब हैं और हमें कितना दुख है, हम इस दुख में बराबर के शरीक हैं। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं जब वो इस चीज़ को देख रहे थे तो वो एक जानिब जो है वो उनके गम में शरीक ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर, और ये वो मनाजिर हैं जब जहाज़ पाकिस्तान की सरजमी पर आया था और ईरान का एक वफ्द मौजूद था। वहाँ पर ये बच्चे नन्हे जिनकी जानें जा चुकी हैं,
जो हमलों में शहीद हुए हैं, ये स्कूल के वो बच्चे थे जिनके हम कहेंगे कि दिल में बड़े ख्वाब थे कि वो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिस पे शदीद मुसलमानों की जानिब से इस हमले के लिए जो है वो तनकीद भी की जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि जंग के भी कुछ हुदूद होती हैं, जंग के भी कुछ कानून होते हैं जिसकी पासदारी सब पे लाजिम और मलजूम होती है। और इस तरीके से हमले जो कि किसी अस्पताल में कर दिए जाएं, स्कूलों में कर दिए जाएं, बच्चों पे कर दिए जाएं, बूढ़ों पे कर दिए जाएं, आप जो है ना वो हमले नहीं कर सकते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। लेकिन हम कह रहे हैं कि जंग के भी रूल्स होते हैं, अगर उस रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद नुकसान का दहाना यह है कि जी फिर वो जंग बंदी की ना हदें होंगी ना वो जंग बंद। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसराइल किसी रूल और किसी भी जो है ना रेगुलेशंस को नहीं मानता है। आपको पता है ये क्योंकि जिस कदर ढिठाई का मुजाहरा इसराइल की जानिब से किया जाता है वो तो हम सब मुनाफिकत का एक पहलू है, और वो ये है कि पहले आके वो वादा कर लेते हैं लेकिन उसकी पासदारी नहीं करते। तो ये चीज़ें गलत है। वो पहले से उनके इससे पहले भी उन्होंने देखा कि जी खास करके बैठ के सामने जो है मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात पे हामी भरने के बाद फिर उन्होंने हमला शुरू कर दिया था, लेबनान पे कर दिया था। तो भाई ये वो सारी सिलसिले हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि जी इसराइल हो गए या इसराइली जो हैं इनके साथ जो है ना मामलात रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट स्टोरी जो है ये बड़ी ज़रूरी स्टोरी यूँ है कि भाई इस पर पैमरा का नोटिस भी आ चुका है, और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि जी मॉर्निंग शो हो गए या कोई एंटरटेनमेंट शो हो गया या पॉडकास्ट ऐसी हो गई कि जिसमें हम देखते हैं कि लोग डिजिटल तरीके से अपने आप को फेम करने की कोशिश करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जी बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है उनको जर्नलिज्म का नहीं पता लेकिन उनको एथिक्स का पता होना चाहिए कि किसी मीडिया में काम करने का एथिक्स क्या होता है। तो भाई इन एथिक्स से भी वो हम कहेंगे कि जी उनको पता ही नहीं है, गाफिल मतलब वो गाफिल हैं तमाम चीज़ों से। कि खास करके हम अगर बात करें कि भाई अगर आप किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर आ रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से नाला हमारी एक ही फनकारा हैं जिनका नाम है फैज़ा। अच्छा, वो अपनी इसी तरह की ना हरकत की वजह से आए दिन मीडिया की लाइमलाइट्स में रहती हैं, और वो कोशिश करती हैं कि वो किसी ना किसी तरह जो है ना वो मीडिया की सारा फोकस उन पर चला जाए। लेकिन इस दफ़ा जो हरकत की ये बहुत ही शर्मनाक ही इसको हम कहेंगे, और साथ अपनी एक छोटी कमसिन बच्ची जिसकी उम्र शायद 10 से 11 साल होगी, उनका फिर सोशल मीडिया पे बयान भी सामने आया कि वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, उसमें कोई ऐसा मतलब हमने कुछ जानबूझ के इस तरह कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी अदाकारा फिजा अली ने अपने शौहर एजाज खान के साथ मॉर्निंग शो की वायरल वीडियो पर अपना रद्द-ए-अमल भी उन्होंने दिया। हाल ही में फिजा अली अपने मॉर्निंग शो में शौहर एजाज खान को बतौर मेहमान उन्होंने बुलाया और उन्होंने अपनी मुलाकात और मोहब्बत की कहानी सुनाई। प्रोग्राम में फिजा अली की बेटी फराल भी शरीक थी, जिसने वालिद से लाइव शो में वालदा को गोद में उठाने की फरमाइश की। उसके बाद जो है वो ये वाकया पेश आया। एजाज अली ने फिजा अली को अपने कंधे पर उठाया और उसी दौरान बेटी खुशी से तालियां बजाती रही, लेकिन बच्ची तो तालियां बजाती रही। स्टेटमेंट जो है ना जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो यूं नहीं कर रहा कि एक जानिब फिजा अली कह रही कि जी ये इंटेंशंस नहीं थी, पहली चीज वो कह रही है। दूसरी चीज वो कहती है कि जी मेरी शौहर को अचानक से मुझ पर मोहब्बत आ गई। तो भाई ये दो बातें चले समझ आ रही है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इंटेंशन तो बन गई ना जब आपकी बच्ची ने खुद कहा कि भाई गोद में उठाएं मम्मा को। तो उस वक्त तो इसका मतलब या तो फिर उनका दिमाग जो एजाज साहब में शायद वो हाजिर नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि जी कैमरे की आंख उनको देख रही है, और उन्होंने लाइव शो में जो है वो फिजा अली को गोद में उठा लिया। और ये वो क्लिप है जो कि दुनिया भर में वायरल हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी स्टैंड है। आप किसी भी तरह अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं ना वो अपनी नजर से वो अपनी उनकी नजर इतनी तेज है, वो बारीक से बारीक चीज भी जो है ना निकाल के, लेकिन वो जस्टिफिकेशन भी नहीं बन रही, क्योंकि जब उनकी बेटी ने कहा कि जी अपने वालिद को कि जी इनको गोद में उठा लें, तो वालिद साहब ने फौरन से गोद में उठा लिया। मतलब उनको इस चीज का खुद पता नहीं था कि वो टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो खैर ये वो मामला है जिसमें पैमरा भी सोशल वैल्यूज और सोसाइटी की भी कोई वैल्यू होती है जिसको हमने फॉलो करना होता है। और इतने लोग जहां आपको देख रहे हैं रोज सुबह आपसे कुछ ना कुछ शायद सीख रहे हैं, कोई इंस्पिरेशन आप उनके लिए लेकर आती हैं, आप मोटिवेट करती हैं। बताया जा रहा है कि जी खास करके बच्ची की फरमाइश पे वालदा को गोद में उठा लिया गया। प्रोग्राम में फिजा अली की बेटी फराल ने शरीक थी, जिसने वालिद से लाइव शो में वालिदा को गोद में उठाने की फरमाइश की थी। फिर ये भी बताया जा रहा है कि उनको कंधे पर उठाया जाता है। इसी दौरान बेटी खुशी से तालियां बजाती रही। ताहम ये
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश करने लगी, जिस पर सारिफिन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद पर अदाकारा ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार इंस्टाग्राम की स्टोरी पर किया और लिखा कि ये एक छोटा सा लम्हा है जो बगैर किसी मकसद के वायरल हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि तहजीब का जो दामन है वो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। इवेंचुअली आपकी फैमिली के कोई मामला तो वो सारे काम जो आपको अपने घर पे करने चाहिए वो टीवी स्क्रीन पर बैठ के नहीं करने होते। इस चीज़ को समझना होगा और इसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन की मुझे लगता है लगी है जिसके ऊपर काम करना होगा। बहुत अच्छी फनकारा हैं, बहुत अदाकारा हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि ड्रामे करती हुई दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी, साथ ही साथ बहुत अच्छा गाती हैं और अपनी सिंगिंग, उनके कुछ एल्बम्स भी आए जिसमें उनके बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है, लेकिन उसके साथ साथ फिर इस तरह की हरकत जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं वो। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि शायद उनका फेम इतना अब है नहीं और उस फेम को पाने के लिए वो कोशिश करती रहती हैं हमेशा कि जी कुछ ऐसा ऊट पटान हरकत में कर लूँ कि शायद कुछ व्यूवरशिप मुझे मिल जाए। तो भाई आप ऐसा काम करेंगी तो फिर कैमरा का नोटिस तो आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के हवाले से अगर बताएं तो भाई मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ था जिससे पाकिस्तान की एक हसीना को सिलेक्ट कर लिया गया है। हम बात करें रूमा के हवाले से, ऐसा ही है, हम उन्हीं के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि साल 2025 में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज पहनने वाली रोमा रियाज इस साल कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करेंगी। रोमा रियाज का ताल्लुक पाकिस्तान की मसीही बिरादरी से बताया जा रहा है। क्या बात है। अच्छा, अच्छी चीज़ तो ये कि पाकिस्तान का नाम मिस यूनिवर्स के तौर पे वो पेश कर रही हैं। और एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये कि ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बड़ा आसान है किसी भी चीज़ को इस तरह करना, इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत होती है, पीछे अनथक मेहनत जो कि कई सालों की होती है, उसके बाद जाके आप इस मकाम पे पहुंचते हैं कि आपको जो है वो एक बड़ा मकाम दिया जाता है। और कांस फिल्म जैसे इतने बड़े फेस्टिवल में जाना, जाहिर है आप इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग पहचान रहे हैं पाकिस्तान की। के एक रुख पाकिस्तान का ये भी है कि वहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, जैसे मिस यूनिवर्स की हम बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कांस फेस्टिवल जो है फिल्म फेस्टिवल की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको ये बात भी अंदाजा होगा कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे पहले माहिरा खान भी गई थी। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसी तरीके से मुझे याद आता है शायद सज्जल भी गई थी जी हाँ। बाद में फिर हमने देखा कि जी लाइन से तमाम एक्ट्रेस जो है वो जाने लगी, लेकिन शुरू में जो है माहिरा खान को बुलाया गया था। और अब ये जो मिस यूनिवर्स बनने के लिए जा रही हैं या मिस यूनिवर्स हो चुकी हैं, पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं रूमा, और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि जी इनका ब्रॉटअप भी बड़ा अच्छा है, इनके लुक्स बहुत प्यारे हैं और ज़ाहिर बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। लोग समझते हैं कि जी सिर्फ लुक्स प्यारे हैं, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ब्यूटी जो है ना वो अगर आपको मिली है तो उसको आपने हर हालत में जो है मेंटेन करना है, उसके लिए आपने डाइट करनी है। आप 100 तरह के ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिसको देखते आपको लगता है कि वाकई में कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास शायद टाइम पूरा हो गया है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ वक्त और इजाजत लेने का यकीनी तौर पे आप लोगों को आज की स्टोरी से अच्छी भी लगी होंगी। कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा मिस यूनिवर्स से कांटेक्ट हो जाता है तो हम आपकी भी मुलाकात करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और मुख्तार को दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।